आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पिछले कक्षा में हम लोग समझे थे कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। आज हम समझेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम में जैविक घटक एवं अजैविक घटक दोनों ही होते हैं। तो जैविक घटक के अंदर कौन कौन से घटक आते हैं उसको समझते हैं। तो जैविक घटक में उत्पादक, प्रोड्यूसर, मतलब किसी भी इकोसिस्टम में जो भोजन बनाने का काम करते हैं, जो वहाँ के भोजन निर्माण का काम कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। तो जैसे कि पेड़ पौधे, फाइटोप्लैंक्टन, घास, इस तरीके के जो उत्पादक वर्ग हैं, जो भोजन निर्माण कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर हो गए। ठीक है। दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब है कि प्रोड्यूसर को छोड़कर, पेड़ पौधे को छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी इन्हीं के भोजन पर निर्भर हैं, उत्पादक के भोजन निर्माण पर ही निर्भर हैं। तो वो हो गए आपके उपभोक्ता। और अगला है अपघटक, डिकम्पोजर। तो जो उत्पादक है और जो उपभोक्ता है, उस दोनों को जब जीवन काल समाप्त हो जाते हैं तो उसको मृदा में मिलाने का काम अपघटक करती है, डिकम्पोजर करते हैं। तो जैविक घटक के अंदर 3 कंपोनेंट हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हम समझते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक को 3 भाग में बांटा गया है, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। तो भौतिक कारक के अंदर है तापमान, किसी भी इकोसिस्टम का कितना टेम्परेचर है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी वहाँ कितनी है, नमी कितनी है वहाँ, प्रकाश, सौर का प्रकाश उस इकोसिस्टम को कितना मिल रहा है, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति। इसी तरीके से अकार्बनिक कारक के अंदर जल, मिट्टी, चट्टान, खनिज, वायुमंडलीय गैस, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बनिक कारक के अंदर हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में जैविक घटक एवं अजैविक घटक दोनों ही होते हैं। ठीक है। तो अगला अब है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित नियम, रूल्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित आपको कुछ नियम समझना है कि किसी भी इकोसिस्टम में कौन कौन से रूल फॉलो हो रहे हैं। तो सबसे पहले है एकरूपतावाद का नियम। तो एकरूपतावाद का नियम क्या है, समझिए इसको। आप जानते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर भोजन निर्माण का काम करते हैं, उपभोक्ता उसका उपभोग करते हैं, उसी भोजन पर निर्भर हैं जीव जंतु। ठीक है। और जो अपघटक हैं वो उस दोनों को जीवन काल समाप्त होने के बाद डिकम्पोज करते हैं उसको। ठीक है। और ये डिकम्पोज करने के बाद जो भी इसके शरीर के जो भी तत्व हैं, जो भी चीज़ है, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। और इन्हीं तत्वों को पुनः प्रोड्यूसर मिट्टी से लेती है, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफिल लेती है और पुनः भोजन का निर्माण करती हैं। इसी निर्मित भोजन को फिर से उपभोक्ता उपभोग करेंगे, डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज का जो काम है वो करेंगे। तो ये एक चक्र चलता है। ठीक है। और ये जो चक्र चलता है, ये अतीत में भी इसी प्रकार का चक्र चल रहा था, वर्तमान में भी इसी प्रकार का चक्र चल रहा है
और आने वाले भविष्य में भी इसी तरीके का चक्र चलेगा। मतलब कि उत्पादक हमेशा ही भोजन बनाएंगे, उपभोक्ता इस पर निर्भर रहेंगे और डिकम्पोजर जो है इस दोनों के जीवन काल समाप्त होने के बाद इसको पुनः मृदा में मिलाएंगे और इसके तत्व जब मृदा में मिल जाते हैं, पोषक तत्व जो है, तो वो पुनः प्रोड्यूसर द्वारा जो है मृदा से लिया जाता है। और ये साइकिल जो है अतीत में भी चल रहा था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी चलेगा। इसी को कहते हैं एकरूपतावाद का नियम। ये कभी भी नहीं बदल सकता है। हमारा पर्यावरण का जो चक्र है इसी तरीके से चलेगा। ठीक है। दूसरा नियम है आपका 10% ऊर्जा का 10% का नियम है। तो अब इसको समझिए 10% का नियम क्या है किसी भी इकोसिस्टम में। कहता है कि हम जो पोषण स्तर में ऊपर बढ़ते जाते हैं त्यों हमें जो एक पिछले पोषण स्तर से जो दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा जाती है वो केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। ठीक है। तो इसको थोड़ा इससे आप समझिए। यहाँ पर एक पिरामिड है ये। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये प्रथम पोषण स्तर है। तो आप जानते हैं कि प्रथम पोषण स्तर जो है उत्पादक को ही कहा जाता है। तो उत्पादक के पास मान लीजिए कि ऊर्जा जो है वो 1000 जूल है। ठीक है। जब प्रथम पोषण स्तर को जो उत्पादक है जब उसको द्वितीयक पोषण स्तर पर जो है जो दूसरे पोषण स्तर पर है और जो प्रथम उपभोक्ता है उसके शरीर में जो एनर्जी जाएगी वो मात्र 100 जूल जाएगी। मतलब कि इसका 10% एनर्जी ही जा पाएगी इसके शरीर में। फिर जब हम दूसरे पोषण स्तर से तीसरे पोषण स्तर पर जाएंगे तो यहाँ पे इसका 10% ऊर्जा यहाँ पहुँचेगा तीसरे पोषण स्तर पर। मतलब 100 जूल इसके पास है तो केवल 10 जूल ही इसको एनर्जी मिलेगी। जब तीसरे पोषण स्तर से चौथे पोषण स्तर पर जाएंगे तो इसका 10% ही इसको एनर्जी मिलेगी। मतलब कि एक पोषण स्तर से जब हम दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो केवल और केवल 10% एनर्जी ही जाता है, 10% ही एनर्जी प्राप्त होता है। अब इसको समझिए ऐसा क्यों होता है। देखिए जो भी जीव जंतु हैं इस पोषण स्तर में उसको अपने शरीर को चलाने के लिए उसको अन्य काम करने के लिए जैसे कि उसको श्वास लेना है, चलना है, फिरना है, अन्य कार्य करना है, वो जो भी भोजन लेते हैं उससे जो एनर्जी इसको मिलता है उसका 90% वो खुद प्रयोग कर लेते हैं। उसके पास केवल 10% ही बचता है जो कि आगे के पोषण स्तर में ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि कोई भी जीव है उसको अपने शरीर को चलाने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो जो भी भोजन लेते हैं उससे उसको जो भी ऊर्जा मिलती है उसका 90% जो है वो खुद प्रयोग करते हैं। उसका 10% एनर्जी ही बचता है उसके पास जो कि अगले पोषण स्तर में जाता है। इसी को कहते हैं 10% का नियम। मतलब एक पोषण स्तर से जब आप दूसरे पोषण स्तर पर जाइएगा तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ती है। ठीक है। अब अगला है आपका पढ़ना कि तीसरा नियम कहता है इकोसिस्टम का क्योंकि जो पोषण स्तर बढ़ते जाता है ऊर्जा का ह्रास भी बढ़ते जाता है। ऐसा देखिए क्यों है। आप जो पोषण स्तर पे आगे बढ़िएगा जीवों का जो शारीरिक आकार है वो आकार भी बढ़ता चला जाता है। अब बड़े शरीर को चलाने के लिए
एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो जिसके कारण ऊर्जा का ह्रास, एनर्जी ज़्यादा उसको चाहिए, जिससे कि ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। मतलब आप एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर पे जाइएगा तो एनर्जी का, ऊर्जा का ह्रास भी अधिक होगा, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। अगला रूल कहता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो है ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। मतलब ऊर्जा जो जाती है एक डायरेक्शन में जाती है, एक दिशा में जाती है। अब देखिए, इसको समझिए। देखिए, उपभोक्ता जो है भोजन का निर्माण करते हैं जो कि प्रथम पोषण स्तर पे हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसको कोई प्रथम उपभोक्ता उस प्रोड्यूसर को खाते हैं तो उससे उसको एनर्जी मिलती है और ये द्वितीय पोषण स्तर पे है, ठीक है। जब प्रथम उपभोक्ता को कोई खाएगा तो द्वितीय उपभोक्ता है और पोषण स्तर पर ये तीसरे हैं। तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक दिशा में हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एनर्जी जो है तीसरे पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाए और दूसरे से वो पहले पोषण स्तर में चला जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, इसका रिवर्स कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा क्षय हो जाती है। जो भी ऊर्जा अंतिम पोषण स्तर तक पहुंचता है उसके बाद वो ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। उसके कारण ऊर्जा कभी रिटर्न नहीं होती है कि पिछले पोषण स्तर पे जा। इसलिए इसको कहते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशा में होती है, ठीक है। अगला रूल है कि कोई सोलर जो सूर्य ताप है वो सूर्य ताप जो है किसी भी इकोसिस्टम के उत्पादकता को प्रभावित करती है। मतलब कि जिस इकोसिस्टम में अधिक सौर ताप पड़ता है वहाँ उत्पादक अधिक होते हैं और उत्पादक अधिक होने के कारण उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतुओं की भी संख्या अधिक होती है। मतलब सौर ताप ये डिसाइड करता है कि किसी एक क्षेत्र में किसी इकोसिस्टम कितना जैव विविध होगा, कितने उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाएगी। इसलिए आप जब कभी भी विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर बढ़िएगा तो आपको जैव विविधता कम होती हुई दिखेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सौर ताप कम होता चला जाता है और सौर ताप जो है ये डिसाइड करता है कि किसी एरिया में कितना अधिक स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है। आप जानते हैं कि जो विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ पर सौर ताप अधिक पड़ते हैं, जिसके कारण वहाँ प्रोड्यूसर भी अधिक है और उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतुओं भी अधिक है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में सौर ताप काफ़ी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ प्रोड्यूसर भी कम है और उस पर रहने वाले जीव जंतु भी कम है, ठीक है। इसके अलावा जो है किसी भी इकोसिस्टम को ये वर्षा की मात्रा जो है कितनी है, वहाँ पे मिट्टी किस प्रकार का है, वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ के मिट्टी में कितना पोषक तत्व है, ये सभी कुछ डिसाइड करता है वहाँ के इकोसिस्टम को, ठीक है। अगला नियम कहता है कि कोई भी इकोसिस्टम में जब कोई अवांछित परिवर्तन हो जाता है तो प्रकृति जो है उसे स्वतः समायोजित कर लेती है। मतलब कि यदि किसी इकोसिस्टम में कुछ अचानक से परिवर्तन आ गया जो कि सही नहीं है उस इकोसिस्टम के लिए, तो प्रकृति क्या करती है, उसे पुनः बैलेंस कर लेती है। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि मान लीजिए कि किसी इकोसिस्टम में अचानक से हिरण की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाए। जब हिरण की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी
तो क्या होगा उस इकोसिस्टम में? जो भी उत्पादक है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाएगा, जिससे कि उस क्षेत्र का प्रोड्यूसर कम हो जाएगा और इससे पूरा इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। तो प्रकृति क्या करेगी कि उस इकोसिस्टम में जल्द ही मांसाहारी जीवों की संख्या की वृद्धि करेगी या फिर मांसाहारी जीवों को उस क्षेत्र की ओर आकर्षित करेगी। तो ये मांसाहारी जीव इस हिरण को खाएंगे, जिससे कि उस इकोसिस्टम में फिर से बैलेंस बन जाएगा। मतलब कि प्रकृति जो है इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम को स्वतः ही उसको बैलेंस करने की काम करती है। ठीक, अगला कहता है रूल कि प्रकृति जो है वो स्वतः इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम जरूर करती है, लेकिन यदि कोई मानवीय गतिविधियां हो जो इकोसिस्टम को काफ़ी हानि पहुंचा दे, तो इस स्थिति में इकोसिस्टम में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है।